ये क्वेश्चन हमारे पास है। आज हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। तो आकाश गंगा में एक सौर द्रव्यमान के 2.5 × 10⁻11 तारे हैं और कहा जा रहा है कि आकाश गंगा के केंद्र से 5000 प्रकाश वर्ष दूर, ठीक है, कोई तारा है और वह अपनी एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लेगा। यानी कि हमें क्या करना है यहाँ पे, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो है, या तो तारा जो है आकाश गंगा का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेगा, कैपिटल टी हमें कैलकुलेट करना है। जबकि दिया है कि आकाश गंगा का जो व्यास है वो 10⁵ प्रकाश वर्ष है और एक सौर द्रव्यमान का मान भी दिया है 1.90 × 10⁻30 kg। तो जब इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं ना, आकाशीय पिंड हैं, तो उनका द्रव्यमान जो है हम लोग क्या करते हैं, सौर द्रव्यमान में कैलकुलेट करते हैं, तो इजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, और सौर द्रव्यमान को अगर हम द्रव्यमान में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके लिए भी है हमारे पास। ठीक है, देखिए तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन, आप ध्यान दीजिएगा, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं और हमें क्या करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, t इज़ इक्वल टू क्या होता है, 2π अंडर ऑफ r का क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल GME। ठीक है, ध्यान दीजिए था, ये कौन सा टाइम पीरियड था, ये टाइम पीरियड उस सैटेलाइट का था जो पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, अपनी कक्षा में r दूरी की कक्षा में या r रेडियस की कक्षा में रिवॉल्व कर रहा होता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो सैटेलाइट है वो यहाँ पे कहीं भी ग्रह के द्रव्यमान की, या जो सैटेलाइट है वो सैटेलाइट के द्रव्यमान की चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है, यानी स्मॉल m की चर्चा जो भी है, ठीक है, स्मॉल m की चर्चा नहीं की गई है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि जो किसी भी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होगा या कैपिटल T होगा, वो सिर्फ और सिर्फ उस सैटेलाइट के पृथ्वी के केंद्र से दूरी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर पृथ्वी के केंद्र से दूरी कैपिटल R है तो स्मॉल r की जगह पे हम लोग कैपिटल R रखेंगे, और स्मॉल r है तो स्मॉल r रखेंगे। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आकाश गंगा के चारों ओर, आकाश गंगा से 5000 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित कोई तारा, यानी कि यहाँ पे एक तारा है जो कि क्या कर रहा है, आकाश गंगा की परिक्रमा कर रहा है। ठीक वैसे जैसे कोई सैटेलाइट या तो फिर जो उपग्रह है पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो यहाँ पे जिसमें जो द्रव्यमान हम लोग अर्थ का कंसिडर किए थे, तो अर्थ की जगह पर यहाँ पर जो हम द्रव्यमान लेंगे वो किसका लेंगे, गैलेक्सी का लेंगे, आकाश गंगा का लेंगे। तो पहला काम हम इसमें ये करेंगे कि आकाश गंगा के द्रव्यमान को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक, तो क्वेश्चन को समझिएगा आप लोग। तो पहला काम हम इसमें क्या कर रहे हैं कि आकाश गंगा के द्रव्यमान को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो आकाश गंगा का द्रव्यमान, आकाश गंगा जानते हो ना आप लोग, का द्रव्यमान, गैलेक्सी बोलते हैं द्रव्यमान, जिसको गैलेक्सी ना ध्यान हो उसको सैमसंग गैलेक्सी ध्यान होगा। ठीक है, तो mg ना, तो m फॉर मास, g फॉर गैलेक्सी, तो mg। अब देखिएगा, अब कह रहा है कि आकाश गंगा किससे मिलकर बनी हुई है, एक आकाश गंगा में 2.5 × 10⁻11 तारे हैं। ठीक है, एक तारे का द्रव्यमान कितना है, जो भी होगा, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक आकाश गंगा में कितने तारे हैं ना, तो कितना हो जाएगा, तो दो, जितने तारे हैं सबका द्रव्यमान, तो 2.5 × 10⁻11 क्या, ठीक है, सौर द्रव्यमान, सौर द्रव्यमान ना। तो आकाश गंगा का द्रव्यमान कितना होगा, तो जितने तारे हैं उनके सौर द्रव्यमान के बराबर होगा। अब एक सौर द्रव्यमान का मान कितना दिया है, इतना, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इससे हमें गुणा करना पड़ेगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, कौन लाइट जला रहा है, मार खाओगे, तो 2.5 × 10⁻11, ध्यान दीजिएगा। तो एक सौर द्रव्यमान का मान कितना है, 1.90 × 10⁻30 क्या, अब kg में हो गया। तो पहले हम मास निकालेंगे kg में, तो 19 का पहाड़ा सबको आता होगा, नहीं तो फिर 25 का आता होगा, क्यों, 19 का टफा 25 का, तो 25 9 225 का 5, कैरी कितना लगा, 22, तो 25 से 25 और 25 22
कितना हो गया 47 ना, और दशमलव कितने, एक एक 2 डिजिट पहले, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो 4.75 इंटू 10 की पावर कितनी हुई, तो 11 + 30 41 kg। तो हमें क्या पता चल गया, गैलेक्सी का मास पता चल गया। अब गैलेक्सी से जो तारा है उसकी दूरी भी हमें पता है, गैलेक्सी के केंद्र से कितना है, तो आकाश गंगा के केंद्र से 5000 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो अब एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी कितनी होती है, अब उसको गणना करें। गणना करोगे तो 9.46 × 10⁻15 मीटर में कि किलोमीटर में, मीटर में, कंफर्म है। ठीक, तो देखो, तो अब क्या तारे की आकाश गंगा के केंद्र से दूरी, आकाश गंगा के केंद्र से दूरी, केंद्र कुछ डाटा हमारे पास रहे तो बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े, से दूरी, तो दूरी कितनी है, तो दूरी जो है r, तो r बराबर है आपके पास कितना 5000 क्या लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा, तो 5000 गुणते 9.46 × 10⁻15 क्या मीटर, मीटर, ये हो गया मीटर में। तो ये मास हम लोग किलोग्राम में निकाल लिए, डिस्टेंस मीटर में निकाल लिए, गुणा कर दो, तो गुणा करना आपको जानता ही मतलब जानते ही होंगे। तो 5 संग 30 का 0, ठीक है, और 5 चौक 20, 20 3 23, तो 5 9 45 2 47, ठीक है। कैरी कितने डिजिट पहले रखना, 2 डिजिट, तो 1 1 2, तो देखिएगा इंटू 10 की पावर 3 ये वाली और 15 ये वाली, 18 मीटर। अभी हम इसको भी इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा, तो 4.73 × 10⁻19 मीटर। जब आपको मास किलोग्राम में और दूरी मीटर में पता चल गई तो हम लोग को टाइम पीरियड निकालने के लिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कर ले रहे हैं इधर से पूरा, ठीक है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो t इज़ इक्वल टू 2π में r का क्यूब डिवाइडेड बाई mg फॉर गैलेक्सी, कैपिटल GMG होता है ना, कैपिटल G इंटू mg, ये होता है फॉर्मूला। वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा कैपिटल T का मान, तो कैपिटल T इज़ इक्वल टू 2π यानी 2 × 3.14 इंटू r का क्यूब, मतलब r ये पूरा, ठीक है, 4.73 इंटू 10⁻19 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल G, इधर जगह कम बची है ना, कहीं और करिए, यहाँ पर करते हैं, करिए, जगह होनी चाहिए ना, कम स्पेस है। क्वेश्चन रब कर दे क्या, नोट कर लिया आप लोग, नहीं आ पाता, दिक्कत हो जाती, इधर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल T इज़ इक्वल टू 2π, फॉर्मूला एक बार इधर लिख दे रहे हैं, कैपिटल T बराबर 2π √ में r का क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल G फॉर गैलेक्सी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो 2π एंड 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू कैपिटल R का स्मॉल r का क्यूब कितना है, ये पूरी वैल्यू है 4.73 10⁻19 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल G 6.67 इंटू 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यूनिट मत लिखिए, नो प्रॉब्लम। mg, ठीक है, मास ऑफ गैलेक्सी ये है आपका 4.75 इंटू 10 पावर कितना है 41 ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर यहाँ पर कैलकुलेशन बचा है,
और कैलकुलेशन में आप लोग मोबाइल का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पहले पावर्स को सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशंस हैं उनको देख लीजिए। तो 2 × 3 पॉइंट, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट में, ठीक है। तो 4.7 का होल क्यूब, तो 4.73 का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 19 का होल क्यूब करेंगे तो 9 × 57, 10 की पावर 57 डिवाइडेड बाई, पावर्स को पहले एडजस्ट कीजिए, तो ये कितना हो गया 6.67 इंटू 4.75 और पावर कितनी हो गई 10 की 11 माइनस 41 कितना +30, सही है ना। तो अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 2 × 3.14 अंडर रूट में, ठीक है। अगर आप चाहो तो 4.73 से 4.75 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, ठीक है। तो एक को काट लो आप, नो प्रॉब्लम। तो कितना हो जाएगा, तो 4.73 मल्टीप्लाइड बाई 4.73 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर, देखिएगा 57 और 30 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना बचेगा, ठीक है 27, 10 की पावर 27 डिवाइडेड बाई, यहाँ आपके पास कितना बचा 6.67 इंटू 4.75, एक को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, काट दो, जो भी आंसर आएगा आपका अप्रॉक्सीमेट में आ जाएगा, ठीक है, लगभग। तो बचा कितना, तो बचा आपके पास 2 × 3 इसको सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6.28, क्या हुआ, नहीं आ रहा, ठीक है, नोट करिए, नोट करिए। तो यहाँ पे 4.73 का होल स्क्वायर है, तो इसमें से हम लोग एक 4.73 बाहर ले लेंगे और बचेगा हमारे पास कैपिटल टी की वैल्यू, कैपिटल टी इज इक्वल टू कितना आया था, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6.28 मल्टीप्लाइड बाई 4.73 बाहर ले लिए, ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर था। बचा क्या, अंडर रूट में क्या बचा आपका, बचा 1 × 10 पावर 27 डिवाइडेड बाई 6.67, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 100 का डिवाइड, इस प्रकार से जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए रिजल्ट कितना आता है, करिए। अरे यार ठीक है, तो 6.28 मल्टीप्लाइड बाई 4.73, ये आप लोग कैलकुलेशन कीजिए मोबाइल से नहीं, ठीक है, और कितना आएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में कितना हो गया 100 और डिवाइडेड बाई 667 इंटू 10 की पावर 27, सही से थोड़ा अच्छा समझिएगा, यहाँ पे 100 है ना, एक जीरो हम इसमें बढ़ा दे रहे हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, सही है ना। अब 1000 में आप 667 का डिवाइड कर दीजिए, तो जो भी आएगा आंसर कितना आया, ये रिजल्ट पता चला आप लोग को, नहीं बताएंगे 6 पॉइंट, जब तक नहीं बताएंगे हम लिखते ही रहेंगे, इंटू 4.73, ठीक है, और अंडर रूट में 1000 में 667 का डिवाइड कीजिए, तो 1000 डिवाइडेड बाई 667 कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 667, 10 में 7 गए 3, यहाँ पर 9 में 6 गए 3, 9 में 6 गए कितना बचा 3, तो 333, ठीक है, यहाँ पॉइंट लगेगा दशमलव और यहाँ पे 0 लग जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 6 पंचे 30, 5 बार जाएगा, तो 5 7 35 का 5, 5 अंक 30, 30 3 33 का 3, 5 अंक 30 3 33, तो 3335 आ गया, 3330 है, तो 5 बार ना जाकर कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 1.4, तो 4 7 28 का 8, 4 संग 24, रुके रहना, 4 7 28 का 8, 4 संग 24, 24 2 26 का 6, 4 संग 24 2 26, तो कितना आया, 10 में 60 गए 2, 12 में 6 गए 6, यहाँ कितना बचा ना, 12 में 6 गए 6, तो 662 ना, 5 कम पड़ रहा था, तो अब फिर से अब कितनी बार जाएगा, 9 बार 49,
तो 9 7 63 का 3, 9 छंग 54, 54 6 60 का 0, 9 छंग 54 और 54 6 60, तो 10 में 3 गए 7, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 6, तो 617, तो कुल मिलाकर 1.49। इसको हम लोग कितना लिखेंगे, अंडर रूट में 1.49 इंटू 10 पावर 26। ठीक है, फिर से इसका कितना आया है 29.7044 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 26 का बाहर आएगा कितना 13। ठीक है, 13 दूनी 26 और बचेगा कितना अंडर रूट में 1.49। तो 1.49 का स्क्वायर रूट निकालिए। कैसे निकालेंगे हम लोग 1.49 पेयरिंग करेंगे, एक पेयर, ये सिंगल है, डबल जीरोज बढ़ा लीजिए, कितनी बार ले जाएंगे एक बार, तो 1 1 जा 1। ठीक है, कितनी टाइम्स गया 1 टाइम्स, तो 0 49 उतर गया और 1 1 2 कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स, 22 दूनी 44। ठीक है, तो 1.2, 9 में 4 गए 5 और डबल जीरो 5 हो गया 2 2 4 और 2, अब कितनी बार जाएगा फिर से 2 बार 484, तो 1.22 ना, तो कितना आ गया, तो आपके पास रिजल्ट आ गया 29.7044 इंटू 10 पावर 13 मल्टीप्लाइड बाई इसकी वैल्यू 1.22। सॉल्व कर लीजिए मल्टीप्लाई करके, जो भी आएगा आपका सेकंड में आएगा। करिए जल्दी से ना, कि हम कैलकुलेशन करें, कर दीजिए। चलिए हम भी चेक करते हैं। तो 29.7044 मल्टीप्लाइड बाई 1.22। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 0 0, 2 7 जा 14 का 4, 2 9 जा 18, 1 19 और 2 2 जा 4 5, कैंसिल आउट। फिर से वही उतार दीजिए पूरा, तो कितना है 59408 और 8। उसके बाद 1 का तो पूरा उतार दीजिए, कितना है 4, इसके सामने 4 है, ध्यान दीजिएगा, तो 440792। ठीक है, तो ये 8 हो गया आपका, 8 8 16 का 6 और 8 4 12 का 2, 4 4 8 1 9, सॉरी 8 8 16 का 6, 8 4 12 13 का 3 ना, और 4 4 8 1 9, 9 4 13 का 3 और ये 9 5 14 7 21, 1 22 का 2, 9 5 14, 14 2 16 का 6, 2 1 3। कैरी कितने डिजिट पहले थे, तो 2 इसमें 4 इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया आपका कितना आया, तो 36.23 इंटू 10 पावर, राउंडिंग आप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, 36.23 इंटू 10 पावर 13 क्या सेकेंड। और हमें क्या बताना पड़ेगा, ये टाइम पीरियड हमें बताना है वर्ष में। ठीक है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक वर्ष में सेकंड कितने होते हैं ना, तो ये आपका रफ वर्क है, मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। तो पहला काम हम लोग यही करते हैं। ठीक है, एक वर्ष में सेकंडों की संख्या, हाँ बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड वैल्यू होगी ना, बहुत ज़्यादा का क्या मतलब, जो भी होगी वो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी। तो ये आपका रफ वर्क है, ध्यान दीजिएगा। साल भर में, हाँ एक वर्ष में साल भर ही कहते हैं। सौरभ कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, तो 5000 वर्ष, अरे वो प्रकाश वर्ष था, वर्ष नहीं था। प्रकाश वर्ष दूरी होती है, वर्ष समय होता है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कितना हो जाएगा, तो एक वर्ष, तो एक वर्ष को हम कितना लिख सकते हैं, बराबर 365 दिन। एक दिन में 24 घंटा कितने होते हैं, 24 घंटे। एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। तो कुल मिलाकर हमें क्या करना था, एक वर्ष में सेकंडों की संख्या कैलकुलेट करनी थी। तो कितना आ गया, ठीक है, तो 6 छंग 36, तो 365 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 36 इंटू 10 की पावर 2, 1010। ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
तो 24 का गुणा आता है ना आप लोग को? नहीं आता तो फिर 24 का, इसमें 24 पंचे 120 का 0, कैरी कितना लगा 12, 24 छक्का 144, 144 प्लस 12 156 का 6, कैरी कितना लगा 15, ठीक है। 24 तरीक 72, 72 5 77 10 87, तो 8760 ना, और मल्टीप्लाइड बाई 36 इंटू 10 पावर 2। अब मल्टीप्लाई करो 8760 में 36 का कितना आ जाएगा, तो 8760 मल्टीप्लाइड बाई 36, 6 0 हम 0, 6 संग 36 का 6, 6 7 42, 42 3 45 का 5, 6 48, 48 4 52 मल्टीप्लाइड 3 0 हम 0, बात मत कीजिए, 3 संग 18, 18 का 8, 3 7 21, 21 1 22 का 2, 3 8 24, 24 2 26, रुके रहिए, तो 0 6 8 5 13 का 3, 2 2 4 1 5, 6 5 11 का 1 2 1 3, तो कितना आ गया, ध्यान से देखिएगा, तो 31 53 60 यही आया है 10 पावर 2। तो पॉइंट को हम लोग कितना ले जाएंगे, तो अभी पॉइंट सबसे लास्ट में है, तो 1 2 3 4 5 डिजिट ले जाओ, तो कितना हो जाएगा, तो 3.15 इंटू 10 की पावर कितना आया 5 2 7 क्या सेकेंड। तो ये आया एक वर्ष में सेकेंडों की संख्या। तो यहाँ पे सेकेंड है, तो सेकेंड को वर्ष में बदलने के लिए 1/, पूरा कर देंगे ना, सही है। तो सेकेंड को वर्ष में बदलिए तो इधर हम कर दे रहे आगे। तो ये जो है आप लोग नोट में कर लीजिएगा कहीं पे, 1 वर्ष बराबर लिख लीजिएगा, याद हो जाए अगर आपको। 1 वर्ष बराबर कितना है, नहीं बार बार वही कैलकुलेट करोगे तो फालतू टाइम जाएगा। हो गया, 1 वर्ष में इतने सेकंड होते हैं, बस डायरेक्ट वैल्यू लिख लीजिए, निकालना तो आप जानते ही हैं ना। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट किस में आया है, सेकंड में आया, और हमें वर्ष में निकालना है। तो वर्ष में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो वर्ष में टाइम कैपिटल टी इज इक्वल टू कितना है 36.23 इंटू 10 पावर 13 सेकेंड ना, और 1 सेकंड की वैल्यू जब रखेंगे तो ये आएगा वर्ष में, कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3.15 इंटू 10 की पावर 7, ठीक है। ऊपर ले जाइए, कितना जाएगा, तो इसको 36 को 3.6 लिख दीजिए, तो 3.62, ठीक है, राउंडिंग आप करके छोड़ दीजिए, 2 छोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू 10 की पावर कितनी हो गई 14, और 7 ऊपर जाएगा तो 10 पावर -7 डिवाइडेड बाई 3.15, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर दीजिए, तो जो भी आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, कितना आया 1 समथिंग आएगा ना, 362 डिवाइडेड बाई 315, कितनी बार जाएगा, एक बार 315, 12 में से 5 गए 7, यहाँ कितना बचा 5 में से गए 4, ठीक है, तभी तो 470 फिर से एक ही बार जाएगा, तो 1.1 इंटू 10 पावर 7 वर्ष, इतने वर्ष आएंगे, ठीक है, एक चक्कर लगाने में, नोट कर लीजिए। हाँ, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 63 न्यूटन है, और अगर उस वस्तु को पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर ले जाया जाए तो पृथ्वी के कारण इस वस्तु पर गुरुत्वीय बल अब कितना हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन तो ये पिछले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, लास्ट चैप्टर में हमने कराया तो था लेकिन शायद मिला नहीं रहा होगा। तो होता है क्या, तो जी तथा जी में संबंध से ना, तो जी तथा जी में रिलेशन हमारे पास क्या होता है, तो सिंस वी हैव रिलेशन जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर, जी तथा जी में ये रिलेशन होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर बोथ साइड में m का मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई स्मॉल m डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर। तो एम जी क्या है,
वस्तु का भार कहाँ पे है? पृथ्वी के तल पर। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे mg, भार भी एक प्रकार का बल ही है, तो इसे यहाँ पर हम F1 कंसीडर कर ले रहे हैं। तो F1 इज इक्वल टू mg और विच इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई। ये कहाँ है? पृथ्वी के तल पे, पृथ्वी के तल पर। और दिया कितना है? पृथ्वी की सतह पर या तल पर किसी वस्तु का भार 63 न्यूटन है, यानी कि इसकी जगह पे हम कितना रख सकते हैं? 63 रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 63, बाद में रख दीजिएगा आप चाहे तो F1 की जगह पर। दूसरा, अब क्या किया जा रहा है? आर ई का स्क्वायर रहेगा ना। अब कहा जा रहा है कि अगर इसे पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर ना, यानी s की जो वैल्यू है s हाइट पर, तो लिख दीजिएगा। तो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर, जब s ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भार आपका F2 हो जाएगा। तो F2 इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई स्मॉल एम, चेंज किस में आएगा? आर ई की जगह पे आर ई प्लस एच हो जाएगा। तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, और F1 आप बाई F2 को डिवाइड कर दीजिए ना। तो F1 बाई F2, जब F1 बाई F2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो F1 बाई F2, F1 इज इक्वल टू, F1 कितना था? ये पूरा कैपिटल जी एम ई स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई F2 कितना है? कैपिटल जी एम ई स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये स्क्वायर से ही मत काट देना कि हाँ सब कैंसिल आउट। ठीक है, तो कितना बचा आपके पास? तो आपके पास बचा है, ध्यान से देखिएगा ना, तो यहाँ पे F1 डिवाइडेड बाई F2 इज इक्वल टू कितना बचा? ये वाला सबसे ऊपर जाएगा ना, ध्यान से देखना, और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा। तो आर ई प्लस एच डिवाइडेड बाई आर ई और पूरे का होल स्क्वायर एक साथ ले लिए। ठीक है ना, तो एक साथ जब ले लिए तो वैल्यूज पुट करिए, तो कितना आ गया? F1 बाई F2 इज इक्वल टू, इधर कितना हो गया? ध्यान से देखिएगा, तो डिवाइड कर दीजिए। तो आर ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। ज़बरदस्ती के स्टेप्स हैं। ठीक है तो F1 बाई F2 इज इक्वल टू कितना है? ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा ना। ये लो, ख़त्म, नोट कर लीजिए। चालू करते हैं, वैल्यूज पुट कर दीजिए आप। तो F1 की वैल्यू कितनी थी? 63 न्यूटन, और F2 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 63 न्यूटन डिवाइडेड बाई F2 इज इक्वल टू, यहाँ पे H की वैल्यू कितनी थी? 1 प्लस H की वैल्यू थी पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई, यानी H की जगह पे आर ई बाई 2, तो 2 हो जाएगा, और आर ई पहले से है का होल स्क्वायर। तो आर ई से आर ई कैंसिल आउट, तो 63 न्यूटन डिवाइडेड बाई F2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 1 2 प्लस 1 3, तो 3/2 का होल स्क्वायर, तो 3/2 होल स्क्वायर कर दिए ना। तो 3 त्रिका 9, तो 63 न्यूटन डिवाइडेड बाई F2 बराबर हो गया 9/4, तो 9 सते 63। ठीक है, कितना बचा? तो आपके पास बचा 7 न्यूटन बटे F2 इज इक्वल टू 1/4। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो F2 बराबर 7 चौक 28 न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया, नोट कर लीजिए 28 न्यूटन ना, यानी कि पृथ्वी की सतह से आधी ऊंचाई पर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या की बल कितना बचेगा? 28 न्यूटन। घट रहा है, क्यों घट रहा है? क्योंकि ऊपर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, और इस कारण से बल भी घट रहा है। देखिए, तो सॉल्यूशन ना, ये वही ठीक है कंसेप्ट है। जब हम लोग क्या कर रहे थे, पृथ्वी के भीतर एक सुरंग बनाकर सुरंग में जा रहे थे, तो जी के मान में जो वेरिएशन आ रहा था, तो किस तरीके से आता था? तो जी क्या होता था हमारे पास?
तो जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस एच अपान आर ई, ये रिलेशन हमें मिलता था। ध्यान दीजिएगा, ऊपर जाने पर अलग रिलेशन मिलता था, नीचे आने पर अलग रिलेशन। दोनों केस में एक ही रिलेशन मत यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ जी क्या है, पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण, और जी डैश क्या है, पृथ्वी के भीतर सुरंग में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो दोनों साइड में एम का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, 1 माइनस एच अपान आर ई। ठीक है, तो एम जी क्या हो गया, पृथ्वी के तल पर वस्तु का भार। एम जी डैश कहाँ पे, सुरंग में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसे हम लिखेंगे डब्ल्यू डैश, तो डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 1 माइनस एच अपान आर ई। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो W की वैल्यू आपको पता है कितना है, 250 न्यूटन पृथ्वी के तल पर। W इज इक्वल टू 250 न्यूटन, कहाँ पे, एट अर्थ से सरफेस, अर्थ से सरफेस ना, पुट कीजिए। और एच का मान कितना दिया है, कहा है कि आधी, पृथ्वी की त्रिज्या की आधी गहराई पर ना, तो एच की जगह पे पुट कीजिए। तो W डैश विल बी इक्वल टू W का मान 250 न्यूटन, तो 250 इंटू 1 माइनस एच की जगह पे आर ई बाई 2 और क्या है आर ई, तो आर ई से आर ई कैंसिल आउट, तो W डैश का मान आ गया, तो 250 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2, तो W डैश इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2। ठीक है, तो 1 बाई 2, तो 2 इकन्नम, 2 दूनी 4, 2 पंचे 20, तो W डैश का मान कितना आ गया, 125 न्यूटन। ये आंसर हो गया, नोट डाउन। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें देखिए कहा है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी प्रक्षेप की पलायन चाल 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। हम लोग भी जानते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी के पृष्ठ से हमें पलायन कराना है तो कम से कम इतनी जो मिनिमम स्पीड है वो देना पड़ेगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब कह रहा है कि किसी वस्तु को इस चाल के 3 गुनी चाल से, ठीक है, 3 गुनी चाल से प्रक्षेपित किया जाए तो पृथ्वी से अत्यधिक दूर जाने पर इस वस्तु की चाल क्या होगी। और कह रहा है क्वेश्चन में कि सूर्य तथा अन्य ग्रहों की उपेक्षा कीजिए आप ना, मान लीजिए कि कोई ग्रह वहाँ पर है ही नहीं ताकि फ़र्क ना पड़े इससे क्वेश्चन पे, जो भी और चीज़ें हैं वेरी ना करें। सॉल्यूशन में देखते हैं हम लोग इसे ना। तो पहला काम तो हम ये करते हैं कि मान लेते हैं ना, माना पृथ्वी तल पर प्रक्षेप की ध्यान से देखिएगा, माना पृथ्वी तल पर प्रक्षेप का पलायन वेग कितना है, I फॉर इनिशियल, ध्यान दीजिएगा, I फॉर इनिशियल, पृथ्वी के तल पर ले रहे हैं तो प्रारंभिक वेग VI तथा प्रक्षेप का द्रव्यमान m कंसिडर कर लीजिए, प्रक्षेप का द्रव्यमान m है, द्रव्यमान m है, स्मॉल m है। तो क्या करेंगे हम लोग कि VI वेग से फेंकने पर पहले इसकी हम लोग गतिज ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ना, तो या तो आप इसे K1 लीजिए, तो क्या हो जाएगा गतिज ऊर्जा KI, इनिशियल गतिज ऊर्जा, I फॉर इनिशियल, इनिशियल मतलब प्रारंभिक, तो इनिशियल गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ m इंटू VI का स्क्वायर। ठीक है, और इनिशियल स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है पृथ्वी के तल पर, UI इज इक्वल टू माइनस कैपिटल GME m डिवाइडेड बाई RE, ये हम लोग जानते हैं। अब जब ऑब्जेक्ट को इससे 3 गुनी स्पीड से फेंका जाएगा, ठीक है, तो 3 गुनी स्पीड, उस स्पीड को हम लोग मान लेते हैं कि फाइनल स्पीड है वो, ठीक है। तो और वो कहाँ पहुँच जाएगा, कहा है कि अत्यधिक दूर जाने पर, अत्यधिक दूर जाने का मतलब हम लोग कंसिडर कर ले रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पे चला जाता है, अनंत पे चला जाता है, ठीक है ना। माना
इससे 3 गुना, माना इससे 3 या इसे लिखिए, माना इसे VF वेग से फेंकने पर ना, पलायन वेग, VF पलायन वेग से फेंकने पर, पलायन वेग, ध्यान दीजिएगा, वेग से फेंकने पर ना, पर प्रक्षेप पे कहाँ चला जाता है, प्रक्षेप अनंत पर चला जाता है, अनंत पर चला जाता है, ठीक है, चला जाता है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा कि जब प्रक्षेप या कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे जाता है तो उसमें वेग रह जाता है, तो वेग के कारण उसमें गतिज ऊर्जा रहती है, जबकि अनंत पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है। तो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा नहीं रहेगी, लेकिन उसके पास गतिज ऊर्जा जरूर रहेगी। तो अब चूंकि अनंत पे वेग कितना है, VF, तो अनंत पर वेग VF है, तो उसके पास अनंत पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो V फाइनल। तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, KF, F का मतलब फाइनल, अंतिम गतिज ऊर्जा, तो 1/2 m इंटू VF का स्क्वायर, ठीक है। और UF अंतिम स्थिति ऊर्जा, अनंत पर स्थिति ऊर्जा कितनी होती है, 0, ठीक है। अब इसमें हम लोग ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये कहेगा कि वस्तु की जो कुल ऊर्जा जो पृथ्वी तल पे है, वही कुल ऊर्जा क्या रहेगी, अनंत पे रहेगी ना। रब कर दें, नोट करिए जल्दी से। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि पृथ्वी तल पर जितनी ऊर्जा होगी वही ऊर्जा अनंत पर। तो पृथ्वी तल पर कुल ऊर्जा ये बराबर होगी अनंत पर कुल ऊर्जा। तो अनंत पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया है, अनंत पर, कुल ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पृथ्वी तल पर कुल ऊर्जा का मतलब गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो पृथ्वी तल पर हम लिए थे KI प्लस स्थितिज ऊर्जा UI इज इक्वल टू अनंत पर गतिज ऊर्जा KF, स्थितिज ऊर्जा UF, वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो KI हाफ MVI का स्क्वायर, ठीक है, प्लस UI का मान कितना था, निगेटिव था, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कैपिटल GME स्मॉल m डिवाइडेड बाई RE, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, RE। तो इज इक्वल टू KF कितना हो जाएगा, 1/2 m इंटू VF का स्क्वायर, प्लस UF का मान कितना था, 0। अनंत पर स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या होता है, किसी वस्तु को दी गई जो पलायन ऊर्जा होती है ना, बट ना वस्तु को दी जाने वाली पलायन ऊर्जा, ठीक है। तो पलायन ऊर्जा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पलायन ऊर्जा का मान इसी के बराबर होता है, बस फर्क क्या होता है, वो धनात्मक होता है, ठीक है। तो अगर वस्तु का पलायन वेग VE हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ MVE की स्क्वायर जो होगा, ये पलायन ऊर्जा कैपिटल GMEM डिवाइडेड बाई RE के बराबर होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन में इसकी जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, हाफ ऑफ MVE का स्क्वायर ना, वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो देयरफॉर 1/2 MVI का स्क्वायर माइनस 1/2 MVE का इसके प्लास्टिक स्क्वायर बराबर 1/2 MVF का स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दीजिए, ठीक है। तो सब 1/2 m पूरे तरफ से कॉमन है ना, बोथ साइड से कॉमन ले लो, 1/2 m कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, VI का स्क्वायर माइनस VE का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, VF का स्क्वायर ना। तो 1/2 m है, तो 1/2 m, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा ना। और आपसे वस्तु की चाल पूछा था, कौन सा चाल, अंतिम चाल, ठीक है। तो VF कैलकुलेट कर लीजिए, क्या आ गया, तो VF का स्क्वायर इज इक्वल टू VI का स्क्वायर माइनस VE का स्क्वायर, जहाँ VE क्या है, पृथ्वी के तल पर चाल कितना है, 11.2,
ठीक है। और v इनिशियल चार्ज कितना गया था, इसके 3 गुना, ve के 3 गुना, ठीक है। तो vf का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, vi की जगह पे कितना लिखोगे, 3 टाइम्स ve, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस ve का स्क्वायर। तो vf का स्क्वायर बराबर होगा, तो 3 त्रिका 9 ve का स्क्वायर माइनस ve का स्क्वायर। तो vf का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 1 गए 8, तो 8 ve का स्क्वायर, ठीक है। तो vf बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट में, हाँ रुके रहो, तो कितना आ जाएगा, तो vf बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 8 और ve, v की वैल्यू आपको पता है ना, वैल्यू पुट कर दीजिए, अंडर रूट 8 का मान 2√2, तो 2 अंडर रूट 2 इंटू वी का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, तो 22.2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2 का मान 1.414 किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ 22.4, अच्छा 2 दूनी 4, ठीक है। तो 22.4 का आप 1.414 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, 11 पॉइंट नहीं आएगा, कितना आ रहा है, गुणा कर लीजिए जो भी आएगा। हाँ 31.7 किलोमीटर पर सेकेंड, नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ गया। आप लोग का टाइम हो गया।